7 जुलाई 2026 पर्शियन गल्फ से 3 जहाज अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होते हैं। पहला जहाज कतर की रास लफान एक्सपोर्ट फैसिलिटी से निकलता है। इसमें एलएनजी लदी हुई थी जो हिंदुस्तान आ रही थी गुजरात के दाएज। इसमें 4 भारतीय सेलर्स भी थे, जहाजी। दूसरा जहाज सऊदी अरब की एक ऑयल फैसिलिटी से रवाना हुआ था और तीसरा जहाज लाइबेरिया के फ्लैग वाला था। वो भी पर्शियन गल्फ से ही सामान लेकर एशिया की तरफ निकल रहा था। पर्शियन गल्फ से निकलने के लिए तीनों जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार करना था। ये तीनों जहाज बेफिक्र होकर स्ट्रेट को पार कर रहे थे क्योंकि 17 जून को बीते महीने अमेरिका और ईरान ने एमओयू साइन कर लिया था, जिसके मुताबिक न ईरान और न ही अमेरिका यहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करेगा। लेकिन 7 जुलाई को जब ये जहाज स्ट्रेट को पार कर रहे थे तब इन्हें रास्ता बदलने की धमकी दी गई और कुछ देर बाद उनके इंजन रूम पर धमाधम मिसाइल हमले होने लगे। जैसे ही बात अमेरिका को पता चली, उसने ईरान पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए। 7 और 8 जुलाई को अमेरिका ने ईरान के लगभग 90 ठिकानों को हिट किया है। जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। ये सब तब हो रहा था जब ईरान के फॉर्मर सुप्रीम लीडर अली खामेनी का जनाजा इराक में था। वहां करबला और नजफ में लोग उनके जनाजे का दर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप तुर्की में नेटो समिट को एड्रेस कर रहे थे। एमओयू साइन होने के बाद पहली बार इतने इंटेंस अटैक ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर कर रहे हैं। इसलिए एक पत्रकार ने तुर्की में ट्रंप से पूछ ही लिया कि क्या जो एमओयू साइन हुआ था उसकी वैधता अब खत्म हो गई, क्योंकि दोनों कंट्रीज तो अब एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मेरी नजर में तो समझौता खत्म ही मानिए। इसका मतलब निकाला गया कि अब जंग फिर से शुरू होगी, लेकिन तेल के दाम न बढ़ जाएं सोचकर ट्रंप ने फिर बयान दिया कि जंग वापस शुरू नहीं होगी। लेकिन तीर तो धनुष से निकल गया था। 2 दिन तक चली इस लड़ाई की वजह से शेयर मार्केट भी गिरा और तेल के दाम भी बढ़े। 8 जुलाई को ब्रेंट क्रूड का प्राइस $80 पहुंच गया, ऑलमोस्ट $10 का जंप था। आज यानी 9 जुलाई को शो रिकॉर्ड करने से पहले इसका दाम लगभग $78 प्रति बैरल दिखा। यानी जिस एमओयू से थोड़ी राहत मिली थी, अब तेल और गैस के दाम घटेंगे, महंगाई कम होगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी, वो अब उस पर पानी फिर रहा है। भारत में भी तेल और गैस के दाम बढ़ने से बहुत असर पड़ा है। आप देख ही रहे हैं, घरेलू गैस सिलेंडर 89 रुपये महंगा है पहले की तुलना में। कमर्शियल सिलेंडर की कमी अभी भी मार्केट से पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में मार्च महीने से जो रेस्टोरेंट बंद हुए थे वो आज तक पूरी तरह से ट्रैक पर लौट नहीं पाए हैं। पेट्रोल की कीमत 7 से 8 रुपये तक बढ़ी हुई है। 3 जुलाई को पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कह दिया था कि अगर अगले कुछ हफ्ते तक कच्चे तेल की कीमत नहीं बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की जा सकती है। एमओयू साइन होने के बाद कच्चे तेल की कीमत $70 से $71 प्रति बैरल पर थी, जिसके बाद जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों ने अपने यहां पेट्रोल की कीमत को घटाया। युद्ध के दौरान साउथ कोरिया में पेट्रोल की कीमत लगभग 2000 वॉन यानी करीब 127 रुपये पर लीटर से ऊपर गई थी। अब यह घटकर 1898 वॉन यानी करीब 120 रुपये प्रति लीटर चली गई है, उतने पे आ गई है, नीचे आई है। यानी वहाँ पेट्रोल 6 से 7 रुपये सस्ता हुआ है। जापान में भी यही हाल है। युद्ध के पहले यहाँ पेट्रोल लगभग 190 यानी करीब 114 से 115 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। अब उसका दाम घटकर लगभग 169 येन यानी करीब 102 रुपये प्रति लीटर हो गया है। यानी जापान में पेट्रोल 12 से 13 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ है। श्रीलंका में भी डीजल की कीमत करीब 80 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 118 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। युद्ध के समय 6 से 7 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, अब दाम कम हुए हैं। 1 जुलाई को नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा कि उसने देश में फ्यूल प्राइस में 17% तक कटौती कर दी है। बांग्लादेश में भी जेट फ्यूल के दाम घटाए गए हैं और वहाँ पेट्रोल डीजल के दाम भी घटेंगे। 22 जून को बांग्लादेश के एनर्जी मिनिस्टर इकबाल हसन ने आश्वासन जनता को दिया था कि प्राइस कम किया जाएगा। यानी एमओयू साइन होने के बाद कई देशों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। हिंदुस्तान में इंतजार किया जा रहा है कि ऐसा कब होगा। 7-8 जुलाई को ईरान अमेरिका के बीच जिस तरह की झड़प हुई उससे इंतजार लंबा भी हो सकता है। फिर दिक्कत यह है कि कमबख्त कोई चुनाव भी करीब नहीं आ रहा है कि तेल सस्ता करने का कोई मोटिवेशन ही मिल जाए। आ रहा है चुनाव तो अमेरिका में आ रहा है और वहां ट्रंप को अच्छे से समझ आ रहा है कि तेल की कीमत बढ़ने पर क्या होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कैपिटलिज्म के मक्का अमेरिका में जहां सोशल वेलफेयर को हिकारत की नजर से देखा जाता है, वहां ट्रंप का व्हाइट हाउस ऐलान करता है कि फ्रीडम फ्यूल स्टेशन खोले गए हैं जहां सस्ती दरों पर पेट्रोल डीजल बेचा जाएगा। इसलिए हमने कहा कि चुनाव आते रहें तो सही रहता है। अमेरिकी मीडिया में भी खबर चल गई कि ट्रंप ने 25 नए पेट्रोल पंप खोल दिए हैं जहां वो सस्ता तेल बेच रहे हैं। ये
अमेरिका का जो डीएनए है उस समाज का, उसके खिलाफ जाता है कि सरकार खुद पेट्रोल बेचने उतरे। तो बाद में व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस कंपनी को पैसा नहीं दे रहे, कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले एक बड़ा प्रचार तो ट्रंप ने कर ही लिया। जितने लोगों तक ये बात पहुंची कि ट्रंप ने 25 पेट्रोल पंप खोलकर सस्ता पेट्रोल बेचा, उतने तक तो ये बात नहीं पहुंची कि पंप सरकार ने खोले ही नहीं थे वहां पे। न ही जो कंपनी तेल बेच रही थी उसे ही सरकार ने सब्सिडी दी। लेकिन ट्रंप तो खिलाड़ी आदमी है। 30 जून को ही वो देश की ऑयल कंपनीज को पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की अपील कर चुके हैं। एमओयू साइन होने के बाद अमेरिका में कुछ जगह पेट्रोल के दाम घटकर $4 प्रति गैलन से कम हो गए थे, जो युद्ध के दौरान $5.5 प्रति गैलन थे। लेकिन हिंदुस्तान में अभी ऐसी खबर का हम कर रहे हैं इंतजार। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि ईरान अमेरिका के बीच नई झड़प क्यों हुई, दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम हुए और भारत में दाम कम क्यों नहीं हुए। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहले आप अमेरिका और ईरान के बीच जो हालिया झड़प हुई है उसकी कहानी सुनिए। हमने शुरू में आपको बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 3 जहाज गुजर रहे थे जिन पर ईरान ने हमला किया और इसी के बाद अमेरिका ने हमला किया, फिर झड़प शुरू हुई। सवाल उठता है कि एमओयू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की शर्त तो लिखी हुई थी, उसके बाद ईरान ने 3 जहाजों पर हमला क्यों किया? ईरान का कहना है कि वो जहाज उनके बताए रास्ते से नहीं जा रहे थे। अप्रैल महीने में ही आईआरजीसी ने हॉर्मुज पार करने के लिए एक मैप जारी किया था। उसका कहना है कि उसी मैप के मुताबिक जहाजों को स्ट्रेट पार करना होगा। 17 जून को जब एमओयू साइन हुआ तो 5वें बिंदु में इस बात को ब्रीफ में लिखा भी गया। कहा गया कि ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों के निकास का अरेंजमेंट करेगा और जब तक कोई फाइनल डील साइन नहीं हो जाती तब तक वो इन जहाजों पर से कोई फीस नहीं लेगा। ईरान का कहना है कि 7 जुलाई को जिन 3 जहाजों को हिट किया गया वो उनके बताए रास्ते से नहीं जा रहे थे, ओमान के किनारे किनारे मौजूद रास्ते से निकल रहे थे, जबकि शर्त तय हुई थी कि रास्ता ईरान बताएगा, इसलिए हमने हमला कर दिया। एक तरह का कुतर्क है कि इंटरनेशनल वाटर्स पर इस तरह का किसी का नियंत्रण होना चाहिए, दादागिरी है। ईरान का तर्क है कि अगर जहाज अपने हिसाब से स्ट्रेट पार करने लगे तो एमओयू का उल्लंघन होगा। ये बात अपनी जगह पे है जो ईरान एमओयू की टेक्निकलिटीज को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन असली बात यह है कि अगर ईरान अपने बताए रास्ते के अलावा दूसरे रास्तों से शिप्स को जाने देगा तो जो उसका चोक होल्ड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जिसको लेकर के ट्रंप को मजबूर किया गया है समझौता करने को, वो तर्क कमजोर होता जाएगा और उसके बाद ये संभावना पैदा हो जाएगी कि जो कुछ अमेरिका ने एमओयू में लिखकर दिया भी है उस पर भी वो अमल नहीं करेगा। ईरान जानता है कि काठ की हांडी जो ये चढ़ी है हॉर्मुज की, एक ही बार चढ़ सकती है, इसलिए वो कोई भी रियायत बरत नहीं रहा है। लेकिन औपचारिक रूप से ईरान ने इसी बात को रेस किया है कि एमओयू का पालन इन 3 जहाजों ने नहीं किया, इसलिए हमने हिट किया। अमेरिका ने इस बात को एड्रेस नहीं किया, लेकिन उसने जहाजों पर हमला करने को एमओयू का उल्लंघन बताया। ईरान कह रहा है कि जहाज ओमान के किनारे से चले गए, वो एमओयू का उल्लंघन है। अमेरिका कह रहा है कि जहाजों पर हमला हो गया, ये एमओयू का उल्लंघन है, और बदले में फिर ईरान पर उसने हमला किया। सेंटकॉम ने हमले को टिट फॉर टैट अटैक्स का, यानी आपने हमला किया तो हमने आप पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले से भविष्य के खतरे की आशंका भी पैदा हुई है। अगर एमओयू साइन हो जाने के बाद भी झड़प जारी रहेगी, जहाजों पर हमले होते रहेंगे, तो इसका खामियाजा सिर्फ जंग लड़ने वाली पार्टीज नहीं भुगतेंगी, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। हमने शुरू में कुछ उदाहरण दिए भी थे कि एमओयू साइन होने के बाद बहुत से देशों ने अपने मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए, लेकिन लड़ाई जारी रही तो बीमा कंपनियों ने जो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाई होगी वो टूटने लगेगी और बिना बीमे के कोई भी जहाज स्ट्रेट पार करने से गुरेज ही करने वाला है, अनलेस वो शैडो फ्लीट हो। हर जहाज में सैकड़ों करोड़ रुपए का तेल और गैस लाया जाता है। इतना बड़ा नुकसान कोई बिना बीमा के नहीं झेलना चाहता है, कोई वो रिस्क ही नहीं लेना चाहता है। अगर दाम बढ़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा खामिया हिंदुस्तान के बाजार को होगा, क्योंकि हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है, उसके बाद हिंदुस्तान है, यूरोप भी जाता है तेल वहां से। भारत बड़ी मात्रा में रूसी तेल भी खरीद रहा है। 60 दिनों के लिए ईरानी तेल से प्रतिबंध हटाए गए, लेकिन अभी तक भारत ने ईरान से तेल खरीदने का सौदा किया नहीं है। कुछ हमको रिफाइनरी में शायद कैलिब्रेशन भी करना पड़े। भारत के अलावा साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देश भी बड़ी मात्रा में खाड़ी देशों से तेल खरीदते हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। हमने शुरू में आपको बताया कि अधिकतर साउथ एशियन कंट्रीज ने एमओयू साइन होने के बाद से पेट्रोल डीजल के दाम घटा दिए थे।
ऐसा कैसे हुआ? दो देशों का उदाहरण आपको देते हैं। सबसे पहले जापान की बात करते हैं। जापान के पास लगभग 254 दिनों का ऑयल स्टोरेज था, उनके भंडारों में उतना तेल था, इसलिए वहां बहुत पैनिक हुआ भी नहीं। लेकिन जापान अपनी जरूरत का लगभग 94% कच्चा तेल वहीं से खरीदता है, वेस्ट एशिया से। युद्ध शुरू होने के बाद मार्च 2026 में प्रधानमंत्री साने तकाइची की सरकार ने फैसला किया कि लोगों पर पूरा बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार ने तेल कंपनियों को सब्सिडी देना शुरू की ताकि पेट्रोल की कीमत लगभग 170 येन पर लीटर के आसपास ही रहे, जबकि बाजार के हिसाब से कीमत 190 या 191 येन तक पहुंच गई थी। यानी सरकार ने बीच का जो गैप था उसको खुद झेला। अप्रैल महीने में सरकार ने $5 बिलियन की सब्सिडी दी। इसी तरह साउथ कोरिया ने भी महंगे तेल का असर कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मार्च 2026 में, उसके आखिर में कह लीजिए, राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग की सरकार ने 26.2 ट्रिलियन वॉन यानी करीब 17.3 अरब डॉलर का बजट पेश किया। इसमें 5 ट्रिलियन वॉन सीधे ऑयल कंपनीज को दिए गए क्योंकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत पर कैप लगा दिया था। अगर कंपनियों को नुकसान होता तो उसकी भरपाई सरकार करती। फिर महंगाई की वजह से कमाए वाले परिवारों के लिए भी बजट से पैसा दिया गया था। भारत सरकार ने भी शुरुआत में इस तरह के कदम उठाने का प्रयास किया था, कुछ उठाए भी। जैसे 27 मार्च 2026 को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर घटाई। तब सरकार ने अपने प्रेस रिलीज में कहा था कि कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल से $122 प्रति बैरल तक पहुंच गए, यानी 75% की बढ़त। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का दबाव कुछ कम हुआ क्योंकि कंपनीज को 10 रुपए प्रति लीटर का वो पैसा मिलने लगा। इस फैसले की वजह से सरकार को हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ने एक और फैसला लिया। सरकार ने जेट फ्यूल पर और टैक्स लगाए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो अंततः पेट्रोल पंप पर खुदरा दाम भी बढ़ाए गए। लेकिन ये जो $122 प्रति बैरल वाला दौर था वो ज्यादा टिका नहीं। खुद फरवरी में भारत के लिए औसत दाम $72 प्रति बैरल था। भारत सरकार के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीएसी की वेबसाइट बताती है कि अप्रैल 2026 में इंडियन बास्केट यानी जो क्रूड मिक्स हिंदुस्तान खरीदता है उसकी कीमत अप्रैल 2026 में $114.48 थी। मई में यह घटकर $106.23 पर आ गई। जून में यह घटी और $83.22 हो गई। और जुलाई महीना यानी जिस महीने में आप राजदूत का एपिसोड देख रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप हो सकता है आप बाद में भी देखें, जुलाई महीने की 9 तारीख तक कच्चे तेल की भारतीय खरीद का औसत भाव $69.96 था, यानी $70 पर बैरल से भी नीचे। अब आप रिवाइज कीजिए, 27 मार्च को सरकार ने कहा कि कच्चा तेल 75% महंगा हो गया, 2.25 गुना। तब बेंचमार्क बनाया गया था 70 रुपए प्रति बैरल को। अब सरकार की वेबसाइट बता रही है कि 8 जुलाई को भारत ने $76.68 के भाव पर क्रूड लिया। जुलाई का औसत इससे ही भी नीचे है, $69.96। लेकिन सरकार अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आ रही है। चिंता यह है कि अब जब कच्चे तेल का दाम फिर से कुछ 2 से 5% उछला है तो कहीं सस्ते पेट्रोल का सपना और दूर न हो जाए। 25 जून को मनी कंट्रोल पर छपी रिपोर्ट बताती है कि भारत की सरकारी ऑयल कंपनियों को पेट्रोल बेचने पर फायदा होने लगा है। रिपोर्ट में इंटर मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग का जिक्र किया गया। रिपोर्ट कहती है कि जब जंग शुरू हुई थी तब सरकार अलग अलग मंत्रालय के अधिकारियों की रोजाना ब्रीफिंग लेती थी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधिकारी नियमित रूप से शामिल होते थे। लेकिन जंग जब धीमी पड़ी तो उसे हफ्ते में फिर 2 बार किया गया और अब इसे पूरी तरह से रोक दिया गया है। रिपोर्ट में इसे एक संकेत की तरह दिखाया गया है कि भारत सरकार को अब कुछ राहत जरूर मिली है। भारत में अभी तक सस्ता तेल न मिलने की एक और वजह है। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के जानकार नरेंद्र तनेजा ने बीबीसी हिंदी से कहा है कि सितंबर से पहले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन के दाम कम होने की संभावना नहीं है। आज जो दाम है उस आधार पर खरीदे गए फ्यूल को भारत पहुंचने में हफ्ते से 2 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि अभी वो तेल आ रहा है जिसे महंगे दामों पर खरीदा गया था। अभी भारत 40 अलग अलग देशों से तेल आयात करता है। अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, यहाँ से तेल हिंदुस्तान आने में 2 महीने लगते हैं। रूस से करीब 1 महीना लगता है। ऊपर से युद्ध पूरी तरह से रुका भी नहीं। 7-8 जुलाई को हमला जो हुआ उसी को ले लीजिए। हमला हुआ तो तेल के दाम 5% बढ़ गए, अगले दिन 2% बढ़ गए, यानी मार्केट में अभी अनियमितता है। इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम होने में वक्त लग रहा है। 7 और 8 जुलाई को ईरान अमेरिका के बीच झड़प से भारत सरकार की एक चिंता बढ़ी है। लेकिन एक खबर पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, वो भी परेशान करने वाली है। यह खबर है चाबहार पोर्ट पर हमला। 7 जुलाई को अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर भी हमला किया।
ईरानी मीडिया में लिखा गया है कि वहां कुछ इलाकों में हमलों की वजह से बिजली चली गई, बंदरगाह को भी नुकसान पहुंचा है। चाबहार में भारत सरकार का करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। जब सैंक्शन रिजीम आया ईरान पर तो अमेरिकी अनुमति के साथ हम यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की वापसी के बाद चाबहार पर भारत की पकड़ ढीली हुई। ट्रंप ने अप्रैल 2026 तक का वक्त दिया था कि आप इस तारीख तक यहाँ से बोरा बिस्तर पैक कर लीजिए, वापस जाइए। भारत सरकार ने उसके बाद नहीं बताया कि चाबहार का स्टेटस क्या है। 2025-26 के बजट में चाबहार के लिए 100 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे, लेकिन फरवरी 2026 में जो बजट आया 26-27 का, उसमें चाबहार को कोई पैसा नहीं दिया गया। भारत सरकार की तरफ से इसका कारण नहीं स्पष्ट किया गया। अब जब दूसरी बार हमला हुआ है तब भी सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। देखना होगा कि सरकार कब तक चाबहार पर हो रहे अटैक्स को इग्नोर करती है। इसी जानकारी के साथ राजदूत के इस एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और अयान ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।